हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद मित्र। जैसी खबर आप तक पहुंच ही चुकी है कि यूपीएपीओ संशोधित सिलेबस के बारे में कि प्रस्तावित सिलेबस सभी को मालूम हो चुका है और मोस्टली कयास यही लगाए जा रहे कि यही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बट यहाँ पर आपका प्री में तो केवल एक ही 10 नंबर का आपका जो है संविधान को बढ़ाया गया है, बट मेंस में सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया सिलेबस के अंदर। तो उसी पर्पज़ से कि अब मोस्टली कहना इतना ही है कि आपका यूपीएपी की वैकेंसी आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं बहुत जल्दी भी बात ना करूं तो लगभग अगर आप देखें सितंबर या अक्टूबर में आपकी वैकेंसीज बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन जो है यूपीएपीओ का मिल जाएगा देखने के लिए। तो उसी चीज़ में आपकी तैयारी बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ से आपके प्री में भी देखिए 25 क्वेश्चन जो हैं आपके आने हैं। ठीक है, यानी कि आईपीसी में आपके 30 कर दिए हैं बीएनएस के अंदर, जो कि अब तक 35 होते थे। और एविडेंस एक्ट में जो है बीएसए के अंतर्गत आपके 25 क्वेश्चंस थे, बट वो अब 20 कर दिए हैं। तो वहाँ पर 5 क्वेश्चन आईपीसी से बचे हैं, 5 क्वेश्चन आपके इंडियन एविडेंस से बचे हुए हैं। तो 10 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। बाकी आपका जो बीएनएसएस है वो भी 25 का आएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस और रेगुलेशन में आपका 15 मार्क्स का ही आने वाला है। प्री के अंदर जीएस भी आपकी 50 की आपकी आने वाली है। और बाकी आपका पुलिस रेगुलेशन और एक्ट जो आपका 15 का आता है, 15 नंबर का। तो यहाँ देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप लोग जानते हैं कि आपके ICRPC के अंदर केवल इसमें 484 सेक्शंस थे, बट यहाँ पर 39 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, अगर देखा जाए तो 39 चैप्टर्स में एंड 531 धाराएं जो है यहाँ पर शामिल की गई हैं बीएनएसएस के अंदर। तो काफ़ी लार्ज सिलेबस है। और अगर देखा जाए तो अगर हम बीएसए आपने पढ़ा होगा और बीएनएस भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर इतना बड़ा संशोधन जो है नहीं हुआ जितना ज़्यादा संशोधन आपके बीएनएसएस के अंदर हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपकी यहाँ पर परिवर्तित हो चुकी हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इसका, अगर हम देखें तो इसका जो नाम है अधिनियम का पूरा, तो वो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एक्ट नंबर कितना है? 46 है। याद रखिएगा यहाँ पर आपके जो है एक्ट नंबर अलग अलग तरीके से आपके इंक्लूड थे। कहने का मतलब क्या है कि आपका 45 तो बीएनएस का है, 46 आपका बीएनएसएस है और 47 आपका बीएसए है। तो तीनों के आपके सीक्वेंस से यहाँ पर एक्ट नंबर है। और इसका अगर हम देखें राष्ट्रपति की कंसर्न जो इसको मिली है, आपके राष्ट्रपति की कंसर्न जिसको 25 दिसंबर 2023 को मिल चुकी थी, यानी कि 20 दिसंबर को लोकसभा से पास हो गया था, 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया था, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की कंसर्न मिल गई थी और 1 जुलाई 2024 से ऑल ओवर इंडिया में लागू हो गया। बट बशर्ते अगर हम यहाँ पर बात करें कि अभी कौन सी चीज़ है जिस पर आपकी बीएनएस अप्लाई नहीं होगी, तो 106 बीएनएस का सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 अगर आप देखेंगे एक्सीडेंटल केसेस में जो आपका दिया हुआ था वो अभी लागू नहीं किया है। तो वही वाले प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। अब देखते हैं क्योंकि किसी भी अधिनियम का उद्देश्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो बीएनएसएस की उद्देश्य का कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए इसका पर्पस क्या है इस अधिनियम का, तो दंड प्रक्रिया संबंधी जो विधियां होती हैं, यानी कि क्या है, यानी कि दंड प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी आपकी विधियां हैं सबको क्या करेगा, समेकन करेगा। समेकन मतलब आपके क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित जो भी लॉज होंगे सब आपको इसी संहिता के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपको कहीं भी अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जितनी भी आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं सबका ट्रायल किसके अकॉर्डिंग चलता है, जाँच किसके अकॉर्डिंग होगी, आप लोगों की बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगी। तो ये क्या है, एक आपका एक्ट क्या है, कंसोलिडेटेड है। यानी कि क्या कंसोलिडेट कर रहा है, जितने भी आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर्स है सबको क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड करना है। अमेंड मतलब भाई अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ इसमें होनी चाहिए बट नहीं है तो संशोधन के माध्यम से उसको जोड़ा जा सकता है, और अगर लग रहा है कि कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है तो उसको संशोधन के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य का क्या कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है आपके, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर जो विधियां हैं उनको कंसोलिडेट करना और अमेंड करना, ठीक है, समेकन करना और संशोधन करना। उसके पश्चात यहाँ जैसे हमने आपको बताया, अगर हम बात करें इसके सेक्शन फर्स्ट की, तो सेक्शन फर्स्ट में आपका लेके 1 से 5 तक के सेक्शंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इसमें आपके 39 आपके जो हैं क्या हैं, चैप्टर्स हैं और 531 इसमें आपकी धाराएं हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें आपके सेक्शन 1 से लेकर के, यानी कि धारा 1 से लेकर के आपकी 5 तक धाराएं पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 1 से 5 तक के सेक्शंस यहाँ पर क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेक्शन फर्स्ट है आप किसी भी अधिनियम का ले लीजिए, सेक्शन फर्स्ट में आपकी 3 ही चीज़ें मिलेंगी। उसका शॉर्ट टाइटल मिलेगा, उसका आपको
कमेंसमेंट मिलेगा और एक्सटेंड मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट में जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ। उसके बाद अगर सेक्शन 2 है तो सेक्शन 2 में मोस्टली क्या रहने वाला है, डेफिनेशन क्लॉज है, जो कि रहता है किसी भी अधिनियम में आगे जो शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे उनको यहाँ पर डिफाइन कर दिया जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। ओके, और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो लगभग आपके 4 से 5 नए वर्डों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जो आपको CRPC में नहीं देखने के लिए मिले थे डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। अब यहाँ देख लेते हैं सेक्शन 3 क्या बात करता है। सेक्शन 3 कहता है कि निर्देशों का अर्थ लगाना, ठीक है। निर्देशों का अर्थ लगाने का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि यहाँ पर आप अगर कुछ वर्ड पढ़ोगे ना, जैसे कि यहाँ पर सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर दिया हुआ है, अगर इस तरीके के शब्द आप पढ़ोगे तो उन शब्दों में और किन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हो, इस तरीके की बात सेक्शन 3 यहाँ पर हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहना चाहता है कि यहाँ ये जो BNSS हम पढ़ रहे हैं, इस BNSS के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले ऑफेंसेस का ट्रायल या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो सिंपल ये बात आपको सेक्शन 4 में पढ़ने के लिए मिलेगी, जो सीधा कह रहा है कि आपका BNS और BNS के अलावा जितनी भी आपकी क्रिमिनल लॉज होती है ना, उनका जो ट्रायल चलेगा वो आपके BNSS के अकॉर्डिंग ही चलाया जाएगा। और उसके बाद आता है आपका सेक्शन 5, जो हम चैप्टर 1 की बात कर रहे थे प्रिलिमिनरी की, और मोस्टली यह भी आपका सेविंग्स क्लॉज हर किसी अधिनियम के अंतर्गत रहता है। क्यों रहता है, यह बताने के लिए रहता है कि भाई क्या यह अधिनियम किसी और लॉज पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आइए बातें हैं स्टार्टिंग से। सेक्शन 1 हम पढ़ेंगे और यहाँ देखिए आखिर तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। 1 बाय 1 करके हम आपके BNSS के लिए सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। और इतना ही नहीं, साथ के साथ हम हर सेक्शन के अंतर्गत आपको बताते चलेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होता है प्री के लिए, और मेंस के लिए कौन सा एरिया आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि बस मतलब सारी चीज़ें आपको 531 सेक्शन हम पढ़ाते चलेंगे, नहीं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपके हार्ड स्टडी से ज़्यादा हार्ड स्टडी भी हमको करनी चाहिए। विदाउट हार्ड स्टडी कुछ भी नहीं होता, बट उसके साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जो सेक्शंस हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मोस्टली ऐसा नहीं कि A to Z सारा सब कुछ पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें वो चीज़ें कवर अप करनी है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है हर साल पुटअप हो रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आपका एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, बट हो सकता है उसी सेक्शन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सके, उसी चैप्टर से लगातार जो है क्वेश्चन हर साल बन रहे हो, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोग ये ना देखें कि भाई एज इट इज़ आपका प्रश्न रखा हुआ है या नहीं। तो देखिए सेक्शन 1 जैसे मैंने कहा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, इसका आपका शो टाइटल पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें आपको एक्सटेंट है और कमेंसमेंट है। तो शो टाइटल क्या है इसका नाम है, संक्षिप्त नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और दूसरा क्या है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने अभी कहा आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं, और जिन्होंने भी शुरू नहीं किए तो वो शुरू कर दीजिएगा। यहाँ पर इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से अध्याय यहाँ पर लागू होते हैं और कौन से अध्याय लागू नहीं होते। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक स्टेट और एक आपका क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर कह रहे कि जो नागालैंड राज्य है या फिर जो जनजाति क्षेत्र हैं, यानी कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन पर जो चैप्टर 9 है, 11 है और 12 है, उनके अलावा जो अदर चैप्टर्स है BNSS के इन जगहों पर लागू नहीं होंगे। कहने का मतलब सिंपल है कि चैप्टर 9, 11 और 12 ही नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्रों पर लागू होंगे। इसके अलावा कोई भी BNSS का कोई भी चैप्टर सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इनमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर चैप्टर 9 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिया हुआ है कि जो आपका सदाचार और परिशांति बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति दी जाती है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहले से दोषित है तो उसके लिए प्रतिभूति, ठीक है। अगर कोई अभ्यासिक अपराधी है या फिर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसे सदाचार परिशांति बनाए रखने के लिए उसे प्रतिभूति लेना, सदाचार के लिए, परिशांति के लिए। तो यह सेक्शन आपका 125 से 143 तक पढ़ने के लिए मिलेगा चैप्टर 9। चैप्टर 11 में आपका आता है कि जो आपका परिशांति कायम रखने के लिए आती हैं यहाँ पर सेवा शर्तें, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में कोई पब्लिक न्यूसेंस है तो उसके लिए जो आपका उपखंड मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है, वो लोग क्या ऑर्डर देंगे भी आप परिशांति बनाए रखें। यानी कि किसी भीड़ भाड़ वाले आबादी वाले इलाके में आप कंपनी नहीं खोल सकते हैं, आप ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं बेच सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे जनता को वहाँ पर समस्या हो, या फिर आपकी भूमि संबंधी जो डिस्प्यूट होते हैं वो सारे इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे चैप्टर 11 के अंतर्गत। और चैप्टर 11 आप लोग का 148 से 167 तक आपका आता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12। चैप्टर 12 आप लोग जानते हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्या चीज़ें हैं, यानी कि यह प्रोविजंस आपके पहले चैप्टर 11 के अंतर्गत था सीआरपीसी में, जो आपके बीएनएसएस के चैप्टर 12 में है, यानी कि पुलिस का निवारक कार्य। मोस्टली आपने क्या देखा होगा कि पुलिस जो है अगर उसे पता चलता है कि कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो पहले ही उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। एक सेक्शन में आपको बता दूं 151, जो बहुत ही फेमस सेक्शन था सीआरपीसी का, बिल्कुल वो इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, बट वो अब आपका 170 हो गया, 151 की जगह आपकी ले ली 170 ने। और ये आपका 12वां चैप्टर ही है, जो कि आपका 168 से कहाँ तक पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, 168 से 172 तक पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये केवल नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपने ये प्रश्न पढ़ा भी होगा कि जो हमारी विधियां होती है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा होती हैं, समवर्ती सूची का। क्यों? क्योंकि इनमें स्टेट गवर्नमेंट भी संशोधन कर सकती है और इनमें आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी संशोधन कर सकती है। तो सीधा यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि यदि जो संबद्ध राज्य सरकार है, संबद्ध राज्य सरकार मतलब जनजातीय क्षेत्र जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहे हैं, या जो नागालैंड राज्य है, अगर वो चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा ये जो उपबंध है हमारे बीएनएसएस के अंतर्गत, इनमें यथास्थिति मतलब जैसी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण या तो नागालैंड के अंदर, ये जनजातीय क्षेत्र के किसी पार्ट के अंदर अनुपूरक आनुषांगिक परिमाणिक उपांतरों सहित इसको जो है लागू कर सकेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको भी लागू इसको कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर दी हुई है। बट यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि भाई नागालैंड राज्य में तो संपूर्ण आ गया, बट ये ट्राइबल एरियाज आपके कौन से हैं? तो ट्राइबल एरियाज बिल्कुल इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दिया गया है कि ट्राइबल एरिया से मतलब आपके वो क्षेत्र हैं जो जैसे कि 21 जनवरी 1972 के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 स्केड्यूल है उसके पैरा 20 में जो असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे। यानी कि यहाँ पर ये ट्राइबल एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो 21 जनवरी 1972 के पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल किए गए थे, और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से जो भिन्न है, वो यहाँ पर जो जगह क्षेत्र हैं वो आपके जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। उसके बाद तीसरा, जैसे हमने देखा कि इसका प्रारंभ कहाँ कब हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में नोटिफाइड करेगी तो कितना था आपका 1 जुलाई 2024, ठीक है, संपूर्ण भारत में आपका लागू हो गया। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी, आपने इसमें एक चीज़ यहाँ पर नहीं पढ़ी होगी कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। यह आपने कहीं नहीं देखा। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि अब आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर को जो इंक्लूड किया गया उसके अंतर्गत यह चीज़ें केवल भारत के अंदर ही लागू नहीं होंगी, बल्कि भारत के अंदर भी बाहर भी जो है इनको शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मानो अगर कोई व्यक्ति जिसने कोई ऑफेंस किया है, किसी ऑफेंस में वो आपका जो है एविडेंस है बट वो भारत से बाहर है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका एविडेंस जो है लिया जा सकता है, उसकी हियरिंग जो है की जा सकती है। तो भारत के बाहर भी इस तरीके से इसको लागू अप्लाई किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर संपूर्ण भारत शब्द को यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह डेफिनेशन क्लॉज ऐसा है जिसमें आपका यहाँ पर अगर हम देखें A to Z यानी कि A से Z तक टोटल यहाँ पर 26 वर्डों को जो है डिफाइन किया गया। सिंपल फंडा है, A से लेकर Z तक अगर डिफाइन किया गया तो कितने वर्ड हैं आपके इसमें? टोटल 26 शब्दों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। और यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका सिंपली क्या आ जाएगा, आपका कैसे लेकर के आपका ये तक के शब्दों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। बट ये आपका 2 सबसेक्शंस में डिवाइड है, यानी कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत तो आपकी 26 डेफिनेशन में दी हुई है, वर्ड दिए हुए हैं, और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई इन 26 के 26 सबसेक्शंस में ऐसा कोई वर्ड तो हो सकता है ना, यानी कि इन 26 वर्डों में ऐसे और भी, इनके अलावा और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको यहाँ पर हम शामिल नहीं कर सके, क्योंकि हम 26 वर्डों को तो डिफाइन किए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो बीएनएसएस में आएंगे बट यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए। परंतु अगर वो आपके किसी और अधिनियम जैसे कि आपका बीएनएस के अंतर्गत हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत अगर आ रहे हैं तो उनका वही मीनिंग लिया जाएगा यहाँ पर भी जो उन अधिनियमों के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई क्या इसमें सारी वही डेफिनेशंस हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत थी या इसमें कुछ चेंज आपका है जो कि किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज में मैंने आपको बता दिया यहाँ कैसे आपका ये तक आएगा, ए से जेड तक आएगा, यानी कि टोटल 26 वर्डों को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करूँ कितने शब्द न्यू ऐड हुए हैं तो देखिए यहाँ पर 2A के अंतर्गत थी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल तरीके से इसकी दी जाती हैं डेफिनेशंस।
किसी भी एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिफाइन किया गया है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन को, और श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन को आपके सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया था। आगे देखिए बेल शब्द को डिफाइन किया गया जमानत शब्द को, जबकि आप लोग जानते हैं कि जमानत, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ रखी होगी सीआरपीसी में, क्योंकि मेंस में भी हम लोग पढ़ते थे, जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्टली वहाँ पर हम सिंपल क्या लिखते हैं कि जमानत शब्द को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। बट अब याद रखिए BNSS में अब आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिखेंगे कि 2B के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, धारा 2 की उपधारा 1 के क्लॉज B के अंतर्गत जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है। जमानती शब्द पहले से ही डिफाइन था। नेक्स्ट है आपका जमानत पत्र, बेल बॉन्ड। इस शब्द को भी आपने परिभाषित नहीं किया गया था सीआरपीसी के अंदर। तो यहाँ पर 3 शब्द आपके हो चुके हैं। चौथा आप लोग देख रहे हैं E के अंदर बंद पत्र बॉन्ड, यानी कि आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया, बेल हो गया, बेल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया। ये चारों शब्द क्या है आपके नए हैं, ये शब्दों को वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया था। अभी आगे देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार्ज भी था, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेन और आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये आपका जो है 2I के अंतर्गत क्या है आपका नया ऐड हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ अभी तक हमारे सामने 5 शब्द आ चुके हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया आपका, बेल हो गया, बेल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। ये शब्द क्या है हमारे यहाँ पर नए ऐड हुए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जो कि आपके सीआरपीसी में था, इंक्वायरी भी सीआरपीसी में था, इन्वेस्टिगेशन भी था, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी था आपका, और आपका लोकल जुडिक्शन भी था। बट एक शब्द यहाँ से रिमूव हो गया, वो है आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एरिया। याद रखिए मेट्रोपॉलिटन आपका एरियाज को और मजिस्ट्रेट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है BNSS के अंदर से। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नोटिफिकेशन ऑफेंस, आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आपका प्लेस, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सब डिविजनल, आपका समन केसेस, आपका विक्टिम वारंट केसेस, ये सारे शब्द आपके अब ऐसे ही हैं जो कि आपके किसमें पूछे जा चुके हैं, हमारे सीआरपीसी में थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे 5 डेफिनेशन यानी कि 5 वर्डों को शामिल किया गया। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये पाँचों के पाँचों शब्द ऐसे हैं जो किसी भी अपकमिंग एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डेफिनेशन क्लॉज के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो के लिंक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।